हमने देखा कि सुमित्रानंद पंत काला कांकर नरेश के वहाँ पर अतिथि हैं और वो रात में नौका विहार कर रहे हैं। नदी के सौंदर्य को देखते हुए उसका वर्णन कर रहे हैं और वह गंगा का दृश्य है। यहाँ वो देखते हैं कि नदी की धारा में आकाश के जो नक्षत्र हैं उनकी झिलमिल छवि कैसी है, चंद्रमा का सौंदर्य कैसा है, नदी की लहरों के बीच कवि कैसा चित्रण करता है। यह देखें आप कि विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि जलमल, तैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कंचों में हो अजल, लहरों के घूंघट से जुक जुक दशमी का शशि, निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, अब पहुँची चंचला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। यानी जब देखते हैं कि नौका आगे बढ़ रही है और वह आसमान के सौंदर्य को निहार रहा है कवि, तो कवि नदी की धारा में आगे बढ़ते हुए प्रकृति के जो विभिन्न मनोहारी दृश्य हैं उनको निरख रहा है। वो कहता है कि आकाश के तारों का प्रतिबिंब नदी के पानी में झिलमिला रहा है। तारों के दल नाव के साथ ऐसे चल रहे हैं जैसे वह पानी में आंख फाड़ फाड़ कर कुछ खोजबीन कर रहे हो। विस्फारित यानी फटी हुई आंखों से, नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, यानी सितारों का जो समूह है वो पानी में साथ साथ चल रहा है, उसका प्रतिबिंब साथ साथ चल रहा है, और जैसे कोई फटी हुई आंखों से कुछ ढूंढ रहा हो। ज्योतित कर जल का अंतस्थल, उसने जल को भी ज्योतित कर दिया यानी प्रकाशवान कर दिया अंधेरे के समय में भी, और उसका अंतस्थल को भी सजा दिया है। ये क्या कर रहे हैं? ये तारक दल जल के अंदर बैठ कर, अंदर घुसकर उसको अपनी रोशनी से प्रकाशमान कर रहे हैं। और इन तारक दलों के द्वीपों को नदी की धारा में उठने वाली चंचल लहरें अपनी आंचल की ओट किए हुए पल पल में लुका छिपी का खेल खेल रही है। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओर, जैसे कोई युवती अपने आंचल के सितारों को साथ लेकर चलती है, तो उसी प्रकार जो लहरें हैं ठीक वैसे ही है कि वो उन सितारों को अपने अंचल की ओट में छिपा लेती है, कभी दिखा देती है। तो फिरती लहरें लुक छिपल, कभी तो चमकते हैं, कभी दिखते हैं, कभी बाहर होते हैं। तो सितारों की तरह जगमगाहट यहाँ पर उस गंगा की धारा में दिखाई दे रही है। अर्थात कभी तो लहरें नहीं होने से तारों का दल दिखाई देता है और कभी लहरें उठने पर वह झिलमिलाकर इधर उधर विलीन हो जाता है। इस तरह लहरों व तारों के दल के बीच लुका छिपी चल रही है। इन तारक दलों के द्वीपों के सामने आगे बताता है कवि कि शुक्र की छवि जलमल, तेरस्ती परिसी जलमल, यानी शुक्र का तारा जो दिखता है बड़ा चमकता हुआ आसमान में, वह पानी में झिलमिलाती परी के समान शांत जल में उठने वाली लहरों रूपी बालों में कभी दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि रूप हले कच्चों में ओझल, कभी तो ओझल हो जाता है। बालों से तुलना की, लहरों की तुलना कभी यहाँ पर गंगा की जो लहरें हैं उसकी तुलना किसी प्रेयसी की यानी तापस बाला की केशों से करता है, और उसमें वह सितारे की तरह चमकता हुआ शुक्र तारा कभी तो ओझल हो जाता है, कभी दिखाई देता है। फिर आगे कहता है कि लहरों के घूंघट से जुग जुग दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दशमी का चांद है, आकाश में दशमी का चंद्रमा है जो अपूर्ण विकसित है, और लहरों के घूंघट से जुग जुग करके तिर्यक छवि दिखला रहा है। जैसे कोई युवती अपने घूंघट के अंदर से आधा मुख अंदर छिपा हुआ और आधा मुख निकलता है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर चंद्रमा की छवि दिखाई दे रही है उस जल के अंदर। और वह देखता है कि लहरों के घूंघट से जुग जुग दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, और उसकी छवि कैसी, जैसे कोई मुग्धा नायिका की भांति हो जो अपने प्रिय को देख रही है। दिखलाता मुग्धा सा रुख, अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का। अब ऐसा करते करते सभी दृश्यों को पार करते हुए कवि की नाव चंचल गति से नदी की धारा के बीच में पहुंच गई है। नदी की धारा के बीच में पहुंचते ही चंद्रमा पेड़ों के झुरमुट के पीछे छुपता हुआ लग रहा है। छिप गया चांदनी का कगार, और दो बाहों से छिप गया चांदनी का कगार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चांदनी का किनारा नदी की धारा के बीच में पहुँचते ही छिपा हुआ दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ आपने देखा इस पद में कि प्रकृति के जितने भी सारे उपादान हैं, चाहे तारे हों, लहरें हों, शुक्र हों,
चंद्रमा हो, इनका पंत ने बड़ा मानवीकरण किया और गत्यात्मक चित्र किया। ऐसा लगता है कि जैसे ये सामान्य मानवीय पात्र हैं। यहाँ पर बिंबमयता, चित्रात्मकता विशेष रूप से इन शब्दावली में दिखाई दे रही है। छायावादी शैली का प्रभाव है और इसी कारण से यह प्रस्तुति में बड़ी सफलता के साथ कवि ने इन चीज़ों को प्रस्तुत किया है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण, अलंकार यहाँ पर आया ही है। आगे बढ़ते हम कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृषि कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रूरेखा से अराल, अपलक नव नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रभाव को कर प्रतीप। वह कौन विहग क्या विकल को कूड़ता, हरणे निज विरह शोक, छाया की को विलोक, पतवार गुमाब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। यहाँ कवि क्या कह रहा है? कवि पंत नौका विहार करते समय देखता है कि जो नदी के दोनों किनारे हैं वो दोनों ही ऐसे लगते हैं कि जो दो बाहों के समान है। धारा का कृष्ण कोमल शरीर, और धारा जो है वो एक कोमल शरीर है, कृष्णकाय शरीर है, दुबली पतला शरीर है, और दोनों ही जो बाहें हैं वो आलिंगन करने को व्याकुल हो रही हों। अति दूर, यहाँ से कवि देखता है कि क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रूरेखा सी अराल। यहाँ से दूर दिखता है क्षितिज में वृक्षों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं, जैसे कोई भौहों की रेखा हो। यानी कवि एक कल्पना कर रहा है यहाँ पर कि यहाँ का सौंदर्य उन विटपों की जो माला है, वृक्षों की जो माला है, वह ऐसे लगती है कि जैसे कोई भ्रूरेखा हो। कवि देखता है क्षितिज के पास जो लंबे वृक्ष माला बनाकर खड़े हैं, ये किसी तिरछी भौं के समान शोभायमान हो रही है। और ये क्या कर रहे हैं? ये वृक्ष बिना पलक झपकाए नीले आकाश को विशाल नेत्रों से देख रहे हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक बिना पलक झपकाए देख रहे हैं आसमान के नीलेपन को। और आगे वो बढ़ते हैं, देखते हैं तो माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप दिखाई देता है, टापू दिखाई देता है नदी के बीच में। तो उसकी स्थिति कैसी बता रहा है कि जैसे एक माँ के पास एक छोटा सा बच्चा अपने माँ से चिपक करके सो रहा है, तो गंगा एक माँ के समान और उसमें टापू उस छोटे से बच्चे की। कितनी मनोहर कल्पना है, कितनी सुंदर कल्पना है कि नदी की धारा के बीच में जो कवि है वो माँ की गोद में सोए शिशु के समान दिखाई दे रहा है। नदी रूपी माँ की गोद में वो सोया हुआ है। वह नदी की धारा की दिशा में क्या कर रहा है? बह रही लहरों के प्रवाह को अवरोधक बनाकर उल्टी कर रहा है। द्वीप क्या कर रहा है? नदी की धाराएं उधर आ रही हैं, लहरें आ रही तो उसको वापस लौटा रहा है, तो उर्मिल प्रवाह को वह वापस लौटा रहा है। तभी कवि को क्या दिखाई देता है? इसी बीच अचानक कवि की दृष्टि आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी पर पड़ती है और उसके मन में विचार आता है कि यह पक्षी कौन हो सकता है? वह कौन विहग है? क्या विकल कोक ये कहीं चकवा तो नहीं है? व्याकुल चोक का चकवा तो नहीं है जो अपने प्रिय के विरह में व्याकुल है? ऐसा मान्यता है कि रात्रि में चकवा बिखुड़ जाता है अपने प्रिय से, वह दिन होने पर ही मिलता है, रात्रि में मिलता है। यानी क्या है? यहाँ पर मन में प्रश्न होता है कि शायद व्याकुल होकर अपने प्रिया के विरह में बेचैन होकर वह उड़ रहा है। यह विकल कोक तो नहीं है, अपने विरह के शोक को हरने तो नहीं जा रहा है। छाया की, अपनी छाया को देखकर वह समझ गया कि वह अपनी चकवी ही होगी और उसको देखा और उसके आधार पर वह उड़ रहा है। तभी इसी समय कवि को लगता है कि हम बहुत आ गए हैं और आगे जाने की इच्छा अब नहीं होती है, और दूर होने के कारण कवि अपनी पतवार को थोड़ा सा घुमाता है और नदी वापस लौट कर आ रही है। तो पतवार घुमा अब प्रतनु भार, अब धीरे धीरे वापस गंगा की धारा के विपरीत हम आ रहे हैं। नौका घूमी विपरीत धार, यानी अब हम आगे बढ़ते बढ़ते वापस बिना लौट रहे हैं विपरीत दिशा में। तो यहाँ देख सकते हैं आपके कवि की कोमल कल्पना है। प्रकृति रूपी नारी का कुशल चितेरे कवि ने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और पंत ने संपूर्ण पद्यांश में मानवीकरण का प्रयोग किया है। परिणाम क्या हुआ कि जो जड़ पदार्थ हैं, चाहे पेड़ हुए हों, नदी हुए हों, टापू हुआ हो, उसकी लहरें हुए हों, ये सभी जड़ जो हैं वो चेतन दिख रहे हैं, मूर्तिमय दिख रहे हैं, और बड़ा सुंदर यथार्थ वर्णन सामने दिखता है, चाक्षुष बिंब उभर के आता है। उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण, अलंकारों का सुंदर समावेश इन पद्यों को आकर्षित कर रहा है, आकर्षण बना रहा है। प्रश्न देखें आप आश्चर्य भाव के साथ कि वह कौन विहग, तो बड़ा अच्छा लगता है। कथानक रूढ़ी है एक तरह से, ये भी इसमें प्रयुक्त हुई है।
प्रथम 2 पंक्तियों में संयोग श्रृंगार दिख रहा है, 5वीं पंक्ति में वात्सल्य श्रृंगार दिख रहा है, 7वीं और 8वीं पंक्ति में आपको वियोग श्रृंगार दिख रहा है। तो एक ही पद में आप श्रृंगार के विविध रूप देख रहे हैं। बखूबी भाषा चित्रण यहाँ पर है और छायावादी शैली के कारण कविता बड़ी सुंदर हो गई है। तो आपने इन दोनों पदों को पढ़ा और इसी आधार पर आप व्याख्या करें। फिर हम अगले कालांश में पढ़ते हैं।